दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक नए विषय की शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास। दोस्तों आज हमारी स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है दोस्तों डे 331। ठीक है, तो 331 का मतलब क्या है? इसके पहले हम लोग 330 क्लास अटेंड कर चुके हैं। उन क्लासेज में दोस्तों आपको अलग अलग विषय पढ़ाए गए, जैसे सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया गया, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया गया, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पॉलिटी यानी संविधान, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 विषय बड़े हैं अपने आप में, पांचों के पांचों विषय मैंने पढ़ा दिया। अब तक हम लोग अपनी क्लास में करीब 9900 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास आप अटेंड करते हैं तो 9930 सवाल हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग 10,000 सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए साथ में जुड़िए और चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो चैप्टर हमने चूज किया है यह भारत की अवस्थिति एवं सीमाएं। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल यहाँ से आता नहीं है। और जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं सवाल जवाब की सीरीज, इसमें मैं सीधे सीधे सवाल आपसे पूछता हूँ, कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं होता है, सीधे आपको जवाब देना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। इसी के साथ बताना चाहूँगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। आप आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत शानदार से कोर्सेज चल रहे हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, तो तैयार हो जाइए। आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कोचिंग में ये विषय पढ़ा जरूर होगा, तो आपको सभी जवाब पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मैं तो बताने के लिए हूं, और मेरी क्लास में जवाब पढ़ना नहीं है, जवाब रटना भी नहीं है, उसको इस कदर समझ लेना है कि हमेशा हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएं। ऑप्शन में जानबूझ के नहीं देता, ऑप्शन देता तो आप नकल मार के बता लेते, ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि यार इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया? वैसे जब से दोस्तों भारत और इंडिया शब्द आ गया तब से कोई अब हिंदुस्तान ज्यादा बोलता नहीं है। ठीक है, वो नारे में रह गया हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ, इसके अलावा हम लोग कहाँ बोलते हैं? कहीं भी लिखा होगा तो चाहे भारत लिखा होगा चाहे इंडिया लिखा होगा। जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान में प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था ये भी सवाल आता है। उन्होंने यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उसमें कहा गया हम भारत के लोग। ठीक है, तो तब से कहा गया दोस्तों हम भारत के लोग, तब से हम भारतवासी ही हो गए, भारतीय हो गए। इंडिया शब्द हमारे सामने आ गया, भारत शब्द आ गया, लेकिन ये सारे शब्द जो पुराने थे वो हम भूल चुके हैं। ठीक है, लेकिन सवाल तो आता है परीक्षा में कि भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया? अब आपको जान के हैरानी होगी, लगेगा हिंदुस्तान हम अपने इस भारत को पहले से बोलते थे, बट ऐसा है नहीं। सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। किसने दिया दोस्तों? सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है, ये आप याद रखें। ठीक है, ईरान मतलब ईरान वासियों ने, हाँ अरे मैं यही तो बता रहा हूं आपको, ईरानियों मतलब क्या है? ईरान के लोगों ने। ठीक है, ईरान के लोगों ने दोस्तों सबसे पहले भारत को क्या संज्ञा दिया है? याद रखेंगे, यहां पर हिंदुस्तान का संज्ञा दिया। एक्चुअली में भारत में एक सिंधु नदी होती थी। ठीक है, आपको पता होगा भारत में सिंधु नदी के बारे में। वो सिंधु को दोस्तों हिंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। और इसी हिंदू से हो गया दोस्तों हिंदुस्तान। क्या हो गया? सिंधु का स्थान। ठीक है, सिंधु नदी का स्थान, उसी स्थान से क्या हो गया? हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हमारे सामने आता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अब जिनको नहीं पता हो वो अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता अरबियों ने दिया, कोई कहता है कि अंग्रेजों ने दिया, कोई कहता पुर्तगालियन, तमाम तरह की बातें। ठीक है, या कई लोग कहते हैं कि नहीं भारत का पुराना नाम पहले से था। बट आपको जानना होगा कि नहीं भैया, ये जो हिंदुस्तान नाम है इसे ईरानियों ने दिया। पूरी अच्छे से आप पढ़ ली। ईरान जो देश है दोस्तों, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी ईरान की राजधानी तेहरान है। कहाँ पर है? अगर कभी पूछे कि ईरान की राजधानी कहाँ है, देखिए ज्योग्राफी में लोग पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम लोग कैपिटल भी पढ़ते चले, थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे, ठीक रहेगा। ईरान की राजधानी कहाँ दोस्तों? ईरान की राजधानी तेहरान है, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। करा बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से दोस्तों लोकप्रिय था? जब बौद्ध काल था। बौद्ध मतलब क्या? बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध का जो काल था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के काल में, महात्मा बुद्ध का काल जो था दोस्तों, ठीक है, उस काल में भारत को किस नाम से जानते थे? तो पहला सवाल ये आ जाएगा कि सर महात्मा बुद्ध का काल कौन सा था? तो महात्मा बुद्ध दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले की घटना है, आज की घटना नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं उस समय दोस्तों भारत को क्या कहा जाता था? उस समय भारत को कहा जाता था जम्बू द्वीप। ठीक है,
जम्बू द्वीप कहा जाता था। और हम लोग दोस्तों बड़ा अच्छा सा पढ़ते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो जम्बू द्वीप कहा जाता था, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल और भी आता है कि आप एक हिस्ट्री जानते होंगे कि पहले दुनिया के जितने भी देश थे ना, ये एक साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे। आज ना अमेरिका इतना दूर हो गया, भारत से उत्तरी अमेरिका कहीं और, दक्षिण अमेरिका कौन, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं और, ठीक है। पहले सब एक साथ जुड़े थे। जब एक साथ, सर कैसे जुड़े थे? देखिए सबके नीचे प्लेट होती, प्लेट जैसे पानी में तैरती है नाव ना, उसी तरह से प्लेटें दोस्तों पानी में तैर रही हैं। जितनी भी प्लेटें हैं, भारतीय उपमहाद्वीप भी एक प्लेट पर है, अमेरिका की अपनी प्लेट है, दक्षिण अमेरिका की अपनी प्लेट है, एशिया अफ्रीका की अपनी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी प्लेट है, ठीक है। ये सब कुछ दोस्तों प्लेट पर है, प्लेट धीरे धीरे तैर रही हैं। तो सर इसका मतलब वो गति भी करती है गति, लेकिन उसका गति इतना कम होता है कि आप दोस्तों हजारों वर्षों में आपको थोड़ा बहुत दोस्तों डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ सीमा थोड़ी सी कम हो गई है, दूरी कम हो गई है, वो आपको तब ज्ञात होगा, ठीक है। अलग बात है, मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं दोस्तों, ये जम्बू जो द्वीप था, जब पूरे महाद्वीप एक साथ थे तब उन्हें क्या कहा जाता था? अभी दोस्तों परीक्षा में पूछा भी गया था हाल फिलहाल में, उसे पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे? जब ऐसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी थी और सारे द्वीप क्या थे, एक साथ थे, तब इसे हम क्या कहते थे? तब हम इसे पैंजिया कहते थे, ठीक है, पैंजिया कहते थे। बाद में दोस्तों क्या होता है, ये द्वीप टूट जाता दो हिस्से में। जब टूट जाता दोस्तों, तो टूटने के बाद इसे क्या कहा गया? टूटने के बाद दो हिस्से बन गए, ठीक है। एक हिस्सा था दोस्तों अंगारा लैंड, क्या था? एक हिस्सा था अंगारा लैंड, दूसरा हिस्सा था दोस्तों गोंडवाना लैंड। तो सवाल ये आता है कि भारत दोस्तों इसमें से किसका हिस्सा था, अंगारा का कि गोंडवाना का? अच्छा मुझे बताओ, भारत ऊपर साइड है कि नीचे साइड है? आज की डेट में देखेंगे तो भारत ऊपर साइड है। क्यों? हम पढ़ते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं स्थित है। लेकिन जब ओवरऑल ये द्वीप टूटे थे तो भारत निचले हिस्से में आता था। भारत अंगारा लैंड का नहीं, बल्कि भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ का सवाल यहाँ लेके चला गया, जो बच्चा नहीं समझेगा, जिसको कोई समझाने वाला नहीं है, वो कहाँ से समझ पाएगा? आप बताओ मुझे। आ जाओ अगले सवाल पे लेके चलता हूँ। अगला सवाल दे रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग दोस्तों भारत के लिए किस भाषा में किया गया, केवल उस भाषा को बताना है। तो देखो इंडिया आप भी जानते हैं, इंडिया क्या, आप इसको इंग्लिश में लिखते हैं इंडिया तो क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं ना, INDIA, ये लिखते हैं ना। अभी जो इंडिया शब्द है ये हिंदी में तो लिखा नहीं है, कि हम कहें कि हिंदी भाषा में, अरबी भी नहीं, ये उर्दू भी नहीं, ये फारसी भी नहीं, ये संस्कृत भी नहीं, ये क्या है? अब आप कहेंगे सर अंग्रेजी है। जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो बच्चा क्या समझेगा? अंग्रेजी बोलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप अंग्रेजी मत कीजिएगा, आप इसे कहिएगा ग्रीक, या फिर आप इसे कहिएगा लैटिन। क्या कहेंगे? लैटिन इंग्लिश बोलिएगा। लैटिन में सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया वो किस भाषा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ग्रीक या लैटिन, या फिर यहाँ यूनानी भी कर सकते हैं, ठीक है, यूनानी से दोस्तों संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। ये तीनों पॉइंट दोस्तों आपकी परीक्षा में मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। हमारा काम है बच्चों को ये समझाना, ये सिखाना कि परीक्षा में आता क्या है और आपको गलती कहाँ नहीं करनी, केवल इतना सा काम है, मुझे आपको बचाना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत किस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? ठीक है, आपसे महाद्वीप पूछ रहा है, ठीक है। महाद्वीप होता कितना दोस्तों? जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, लिख लीजिए एक बार महाद्वीप, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। उसी तरह से यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। उसी तरह से एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और कितने हो गए दोस्तों? तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां महाद्वीप लिखेगा दोस्तों अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के आगे दोस्तों एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अंटार्कटिका जो है दोस्तों इसे महाद्वीप के अंतर्गत भी रखा जाता है और इसे महासागर में भी काउंट किया जाता है, दोनों जगह काउंट होता है। एक ही शब्द दो जगह काउंट होते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, कोई महासागर नहीं है। दक्षिण अमेरिका भी महाद्वीप है, कोई महासागर नहीं है। लेकिन अंटार्कटिका जो है दोस्तों ये महाद्वीप भी है, महासागर भी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो गया कि जो अंटार्कटिका है पूरी तरह से बर्फ से आच्छादित है, इसके ऊपर पूरी की पूरी बर्फ की परत है, मोटी परत है। अब बताओ बर्फ को आप स्थल मानोगे या फिर द्रव मानोगे, क्या मानोगे बताओ? भाई बर्फ पे आप चल सकते हैं तो एक तरह से आप उसे स्थल खंड के अंतर्गत भी रखेंगे, और बर्फ पिघल कर दोस्तों जल बन जाएगा तो वो लिक्विड में भी आ जाएगा, द्रव अवस्था में भी आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसे दोनों जगह रखा जाता है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। तो एक बात यहां से और क्लियर हो जाता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो कुल 7 महाद्वीप है। देखिए मैंने 7 का नाम लिख दिया, कुल 7 महाद्वीप है। इनमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है दोस्तों, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन है?
एशिया है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। लगे हाथ, ये सवाल भी याद रखेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत जो है दोस्तों ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, इसलिए दोस्तों आप यहाँ एशिया जवाब दे दीजिए। देखिए सवाल कठिन नहीं है, सवाल है बहुत आसान। अभी पहला चैप्टर है, ज्योग्राफी आज स्टार्ट हो रहा है। जिसको लग रहा है कि हम बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, बहुत बड़े पढ़ने लिखने वाले हैं, वो पीछे के वीडियोस देखें ना, आपके लिए 330 वीडियो रखें भाई। आप कोई वीडियो ओपन करो, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं कठिन क्या है। या आप एक कॉपी कलम लेके बैठो, आज 30 सवाल में लेकर आए हूं, ज्यादा नहीं। प्रतिदिन हम केवल 30 सवाल पे डिस्कस करते हैं, 30 सवाल। आप 30 के 30 सवाल सही करके दिखा दो, समझ जाएंगे, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। अपने से नहीं सोचना है, करके दिखाना है आज और अभी। लिख रहा बृहद भौगोलिक विस्तार के कारण भारत को प्रायः संज्ञा दी जाती। भारत को, देखिए भारत कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बड़ा कर रहा हूं, चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है, मतलब अभी वर्तमान में दूसरे नंबर पर है। आने वाले 10-5 सालों में आगे निकल जाएगा चीन को छोड़ करके। चीन की आबादी तो घट ही रही है, भारत की आबादी जिस रेशियो से बढ़ रही है, मुश्किल से 10 साल 20 साल लगेंगे चीन को पीछे करने में, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ठीक है। शीर्ष में आता है इसका नाम, टॉप 5 में आता है, टॉप 5 का सेकंड नंबर है, तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी देखेंगे तो इसका भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है। तो भारत को दोस्तों उसके भौगोलिक विस्तार के कारण, यानी कुल मिला जुला के बड़ा होने के कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए महाद्वीप तो कह नहीं सकते थे, महाद्वीप। अच्छा आप समझिए, पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप ये क्या होता है, जरा ये समझिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए दोस्तों ये कोई द्वीप है, क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये कोई द्वीप है, और द्वीप है, और ये क्या है दोस्तों, चारों तरफ से दोस्तों क्या है, जल से घिरा है। क्या है दोस्तों, ये चारों तरफ से क्या है, इसके चारों तरफ जल ही जल है, ठीक है। चारों तरफ क्या है दोस्तों, ये जल ही जल है। तो अगर ये चारों तरफ से जल से घिरा है ना, तभी दोस्तों द्वीप कहलाएगा, ठीक है। द्वीप कब होगा दोस्तों, कोई भी स्थल खंड द्वीप कब कहलाता है, जब वो चारों तरफ से द्वीप से क्या, जल से घिरा होता है, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन याद रखिए, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहा कि सर कोई ऐसा स्थल खंड है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, जैसे भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत दोस्तों ये गुजरात वाला एरिया है, यहां भी जल है, ठीक है, आप जान ही रहे हैं। फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर नीचे आएंगे तो तमिलनाडु, ठीक है, और इधर आ जाएंगे दोस्तों आंध्रा, उड़ीसा, ठीक है, सब, फिर पश्चिम बंगाल, ये सब हो गए दोस्तों। तो भारत दोस्तों 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्या दोस्तों, ये चारों तरफ से घिरा था, 4 तरफ से दोस्तों घिरा था। ये क्या दोस्तों, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो चीज 3 तरफ से जल से घिरा होता है ना, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। समझिएगा बात को, आपको नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि परीक्षा में द्वीप लिखा है, महाद्वीप लिखा है, उपमहाद्वीप लिखा है, प्रायद्वीप लिखा है। चारों 4 बातें हैं, एक बात नहीं है, चारों 4 बातें हैं। अभी मैं सिर्फ 2 बात आपको समझा रहा हूं। चारों तरफ से पानी से घिरा है तो द्वीप, 3 तरफ से पानी से घिरा है तो प्रायद्वीप। 2 बात समझ में आ गई। अब बाकी की 2 बात समझिए। यही द्वीप अगर आकार में बड़ा हो जाए, यही द्वीप क्या हो जाए दोस्तों, यदि आकार में बड़ा हो जाए, आकार में बड़ा नहीं लिखिए, बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, आकार में बहुत बड़ा हो जाए, तब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, जब आकार में बहुत बड़ा हो जाएगा तभी ये महाद्वीप कहलाएगा। लेकिन कंडीशन वही रहेगी, चारों तरफ पानी से घिरा होना चाहिए। तो कोई भी महाद्वीप हो, हर महाद्वीप दोस्तों चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तो बच्चों को मन आएगा कि सर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से नहीं जुड़ा है। हाँ, गाड़ी लेके सर आप उत्तरी अमेरिका चलाते चलाते दक्षिणी अमेरिका चले जाएंगे, इसका मतलब सर नहीं जुड़ा, जुड़ा है। वहां भी दोस्तों पनामा नहर बना दी गई है, तो जुड़ा है, आप चेक करिए, वहां है, किसी न किसी माध्यम से जुड़ा होना चाहिए। देखिए पानी से, अगर पनामा नहर से नहीं जुड़ा होता तो अटलांटिक महासागर जो अमेरिका के पूरब में स्थित है और पश्चिम में जो प्रशांत महासागर है, दोनों कैसे जुड़ते हैं, यानी जुड़ा है ना। यस या नो बताओ, जुड़ा है ना, बात खत्म, ठीक है। तो जितने भी महाद्वीप है सर अच्छा ये बताइए, जो काम की बात, जो अभी उप महाद्वीप बता रहे थे, वो उप महाद्वीप क्या है। देखिए महाद्वीप बहुत बड़े स्थलखंड को कहते हैं, लेकिन कोई महाद्वीप जब छोटा हो जाता है तो उसे उप महाद्वीप कहा जाता है, सिंपल सी बात है। तो भारत को आकार के बड़ा होने के कारण दोस्तों इसे उप महाद्वीप की संज्ञा दिया जाता है। प्लस दोस्तों याद रखेंगे कि इसे और भी क्या संज्ञा दिया जाता है दोस्तों, इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा होता है, घिरा है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। दोनों बातें समझ गए ना, एकदम कंठस्थ कर जाए, बाद में नहीं याद करना, हमें बाद वाली काम नहीं करना, ठीक है। जो करना है अभी करना है, बाद में कुछ नहीं।
भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये जरा समझिएगा दोस्तों। जब आप पृथ्वी इस तरह बनाएंगे, इस तरह पृथ्वी बनाएंगे, बहुत सारे देश होंगे, बीच में एक लाइन गुजरी है जिसे 0 डिग्री कहते हैं। इसी लाइन को दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी है। और इसी लाइन को दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो समस्या इस बात की है दोस्तों कि अब इसके 3-3 नाम, बच्चा परेशान, जैसे काहे परेशान हो रहे भाई, आपका भी 2-3 नाम है। कैसे 2-3 नाम है? एक घर का नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा, और एक जो गर्लफ्रेंड बुलाती होगी बाबू सोना, और तीसरा नाम है, नहीं है 3 नाम बुला है, उसी तरह से भी 3 नाम है यार। ठीक है, क्या संकट किस बात का है, याद कर लो तीनों नाम। तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री लाइन, ये 3 नाम है इसके। अब दोस्तों इस आधार पर देखेंगे, एक तो ये आधार है, ठीक है, इस आधार पर देखेंगे तो भारत दोस्तों यहां पर स्थित है। तो भारत जो है ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। लेकिन एक संकट आ गया दोस्तों, संकट ये आ गया जब मैंने कहा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दो, तो एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे ना बांट के पृथ्वी को ऐसे ऐसे बांट दिया, सीधा सीधा बांट दिया, ठीक है भाई। हमने कहा बांटने को, उसने बांट दिया, तो बांट दिया तो भाई जवाब तो तब भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जवाब क्या निकल कर आता है उसका, तो वहां पर दोस्तों थोड़ा सा चेंज कर देगा। मैं अभी आ जाएगा सवाल, फिलहाल लिख ही देता हूं, 1 सेकंड रुकिए, इसको डिलीट कर दूं, एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया है, ठीक है। अब बात को समझिएगा, इसी पे नोट कर लेता हूं, नहीं तो इस पे नोट कर लेता हूं, यहाँ खाली स्थान है। मान लीजिए पृथ्वी थी, अब बच्चे ने क्या किया दोस्तों, बच्चे ने किया ये कि पृथ्वी को वो ऐसे ऐसे बांट दिया। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, तिथि मत बोलिएगा, समय रेखा, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे, अब कहा भारत अब किधर है, तो ये अब देखिए उस कंडीशन में दोस्तों, इस वाले कंडीशन में तो दोस्तों ये तो उत्तर दिशा था, ये उत्तर था, ये दक्षिण था। आप भी जानते हैं ना कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में था, भारत ये वाला हिस्सा था तो उत्तरी गोलार्ध में था। इस वाले केस में दोस्तों अब इधर पूरब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। अब मुद्दा आता है अब भारत कहां पर है, कि पूरब में कि पश्चिम में, तो याद रखिए भारत जो है ये पूरब में स्थित है। तो भारत को क्या बताएंगे दोस्तों कि भारत जो है यह पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, भारत जो है यह पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ये आप याद रखेंगे, ये 2-3 सवाल पूछा जाता है, इससे ज्यादा सवाल आते बातें नहीं है। चैप्टर पे अच्छे से आप कमांड बनाएंगे, सब तैयार होगा। कमांड बनाना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कहा भारत की मुख्य भूमि की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। अब यहां पे थोड़ा सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा दोस्तों मुख्य भूमि, ठीक है। अब मुख्य भूमि सर लिखने का क्या, कोई कुछ तो भारत यहां पूछना चाह रहा है। एक तो लिख रहा भारत की मुख्य भूमि, चलो मुख्य भूमि मतलब पूरा का पूरा भारत, ठीक है। कह रहा उसका भौगोलिक अवस्थिति, ये भौगोलिक अवस्थिति दोस्तों इसका क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो ये चाह रहा है कि जो भारत आप इस तरह बनाते हैं दोस्तों, इस तरह से जो भारत बना दे, भारत, बच्चा कहेगा मास्टर है ज्योग्राफी के, इनको भारत का जो है चित्र ही बनाने नहीं आता, ठीक है। बनाने आता है लेकिन फिर वही है दोस्तों, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो ना, ठीक है, बना दे रहा हूं, मेरी कला इतनी भी कमजोर नहीं है यार, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। तो अब दोस्तों भारत में आपसे मुख्य भूमि का विस्तार पूछ रहा है। मुख्य भूमि का विस्तार मतलब क्या होता है पहले ये समझ जाइए। देखिए जो ये वाला हिस्सा ना, ये यहाँ पे और आखिरी हिस्सा यहाँ पे, उसी तरह से ऊपर यहाँ पे, नीचे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा आपसे जानना चाह रहा है, और यहाँ से लेकर दोस्तों, यहाँ से लेकर, गलत कर दिया, यहाँ से लेकर दोस्तों ये यहाँ तक हिस्सा जानना चाह रहा है, ठीक है। ये हिस्सा यही आपसे दोस्तों पूछना चाह रहा है कि इसका विस्तार है कितना। और ये जो विस्तार होगा ये आपको किलोमीटर में नहीं बताना, ये आपको भौगोलिक अवस्थिति बताना है। भौगोलिक अवस्थिति तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया दोस्तों, आपको पता होगा वो चैप्टर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ाया है 2 बातें आपको। एक तो अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ाया है, एक अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ाया है, और एक दोस्तों देशांतर रेखा के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, देशांतर रेखा। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या होती है, याद रखिए जो लेटी हुई रेखाएं रहती हैं, लेटी हुई, ठीक है, जो रेखाएं क्या रहती हैं दोस्तों, लेटी हुई रहती हैं, लेटी हुई मतलब क्या हो गया, लेटी हुई कहिए, लेटी हुई, ठीक है, कहिए चाहे क्षैतिज कहिए, ठीक है, क्षैतिज जो रेखाएं होती है, क्षैतिज मतलब ऐसे भाई, ऐसे जो भी रेखाएं पृथ्वी पर ऐसे लेटी हुई रहती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। और जो पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं, ठीक है,
जो खड़ी रेखाएं होती हैं या फिर जो देशांतर होती, खड़ी को ही क्या कहते हैं दोस्तों, देशांतर कहते हैं, ना कहिए देशांतर, इसको लंबवत कह लीजिए, लंबवत, ठीक है। जो रेखाएं लंबवत होती ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। आपको जो विस्तार बताना है वो इस अक्षांश और देशांतर के माध्यम से बताना। क्यों? ये वाली जो लाइन होगी दोस्तों ये अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये वाली जो लाइन होगी दोस्तों ये देशांतर में आ जाएगी, समझ रहे हैं, उस हिसाब से बताना है। तब आप बताइएगा दोस्तों कि 8 डिग्री 4 मिनट, क्या 8 डिग्री, इसको पढ़ा जाता है, 8 के आगे अगर ऐसे जीरो बना है ना उसको डिग्री पढ़ते हैं, 4 के आगे ऐसे एक जैसा बना छोटा सिंबल इन्वर्टेड कामा टाइप का उसको मिनट पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, कहां तक दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये क्या दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, एक हो गया। अच्छा, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट से दे रहा है ये वाली है कि ये वाली है दोस्तों, ये जो बता रहा है दोस्तों ये अक्षांश रेखा बता रहा है। क्या बता रहा है, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और ये दोस्तों ये वाला पॉइंट बता रहा है, यहां पर जो पॉइंट है अभी मैं दिखा दूंगा, लिख ही लीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ना ये है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, और ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों ये है 37 डिग्री 6 मिनट, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से ये गुजरात वाला और ये वाला पॉइंट दोस्तों कौन सा है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है। कितना है दोस्तों, ये पॉइंट कितना है, याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। ये किधर किधर दोस्तों, तो आप इधर से गिनेंगे, इधर दोस्तों 68 7 पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री यहां लगाइए 7 मिनट, और ये वाला जो एरिया दोस्तों ये 97 25 है, ठीक है, 97 25 ऐसे करके है, ये आप याद रखेंगे। तो यही इसका विस्तार है, परीक्षा में पूछा जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मुख्य भूमि अगर पूछा ना तो ये कन्याकुमारी को काउंट करेंगे। वैसे अंडमान निकोबार जो दोस्तों, अंडमान निकोबार यहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है, तो यहां तक आने की वजह से इसका आकार दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट चला जाता है। ये जो अंडमान जब यहां आ जाता है तब दोस्तों कहां चला जाता है, याद रखेंगे वो 6 डिग्री 4 मिनट तक चला जाता है, ठीक है। ये है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहां तक चला जाता है। और ये जो हिस्सा है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में स्थित है, कहां है, अंडमान। इसीलिए दोस्तों आपसे पूछ दिया है कि मुख्य भूमिका बताइए, नहीं तो कुछ और पूछता। क्या पूछता जरा वो समझिए, कह रहा संपूर्ण भारत और उसमें क्या, द्वीप समूह समेत। इसका मतलब दोस्तों अंडमान निकोबार काउंट करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है अब अक्षांशी विस्तार बता के दिखाइए। तब हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, तब हम कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर वाला तो बदल नहीं जाएगा, ऊपर वाला तो 37 डिग्री 6 मिनट फिक्स है, ठीक है। यहां तक दोस्तों क्या होता है, अक्षांशी विस्तार होता है, यही आप याद रखेंगे, है कठिन नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है, फिर कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। पहला लेक्चर इसलिए मैं थोड़ा और इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं कि भौकाल मेंटेन हो जाए हमारा, हाँ। नहीं बच्चा कहेगा सर पहले ही लेक्चर इतना खराब है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से पढ़िए। लिख रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में दोस्तों बांट देता है। तो भारत के बीचों बीच से दोस्तों एक रेखा गई है, वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अच्छा, ऐसे 20 से चली गई सर, हाँ 20 से गई। आप देखने जाएंगे दिखेगी नहीं, वो काल्पनिक रेखा है। ये जितनी भी रेखाएं कुछ दिखता नहीं है, सब काल्पनिक है। क्या समझ रहे हैं, काल्पनिक रेखाएं सब हैं, कल्पना में है और उसी से जोड़ घटा के बताया जाता है, ठीक है। तो एक कर्क रेखा है। पूछता सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो क्या बताएंगे, 8 राज्य से। सर आपको इतना याद कैसे रहता है, ये देखो कर्क बना है ऐसे, कर्क देखो बना 8, क बना ना, क बना, यही तो मैं याद कराना चाहता था 8। ये तो जैसे लिखा हमेशा आपको दिखाई देगा, आपको अपने नजर से देखना मात्र है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे भाग क्या, 8 राज्य से होकर और भारत के मध्य से, ठीक है, भारत के मध्य से होकर दोस्तों गुजरती है, याद रखेंगे, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं। और क्योंकि भारत दोस्तों किसका हिस्सा है, यह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो दोस्तों यह रेखा उत्तरी गोलार्ध से भी गुजरती है। यही सब तो पूछना चाहेगा, और क्या पूछेगा इससे ज्यादा, यही पूछना चाह रहा है। और देखिए सवाल दे रहा है कि राजस्थान गुजरात, नहीं बता। अब बच्चा सोचेगा सर पिछवा लिखा है, इन्होंने लिख दिया। अरे जो आदमी 8 राज्य याद कर सकता वो ये नहीं याद रखेगा कि नहीं कौन कौन सा, आंखियां बंद करके वो बता देंगे हम आपको। सबसे पहले, अच्छा बहुत सारे बच्चे, आप मुझे बताइए क्या ये रेखा पाकिस्तान से गुजरती क्या, नहीं, कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती, लेकिन वही बगल में राजस्थान है वहां से गुजरती है, वो नीचे से निकल गई थोड़ी, ठीक है। तो राजस्थान से गुजरती, राजस्थान के बाद थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा टच कर लेती है।
अब बच्चा मैप देख के परेशान कि सर राजस्थान के बाद गुजरात कैसे आ जाएगा, गुजरात तो राजस्थान के नीचे है। मैप देखेंगे तो ऐसे है, ऐसे ऐसे, ये राजस्थान था मान लीजिए और यहीं बगल में ऐसे गुजरात आ गया। अब ये रेखा इन्हीं के बीच से निकल गई है तो थोड़ा सा टच कर ली, तो राजस्थान भी है, गुजरात भी है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था तो छत्तीसगढ़ से भी गुजर गई, फिर पश्चिम बंगाल चली गई, फिर त्रिपुरा चली गई, मिजोरम चली गई, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, तो हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अच्छा, बीच में एक और याद रखेगा, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। ठीक है, वो झारखंड भी आगे आ जाता, वो बिहार से कट के अलग हुआ था जैसे। अच्छा, तीनों एक साथ हुए थे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, झारखंड जो है बिहार से काट कर अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, 36 उत्तर झार आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, सब हम ही को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ बना था, सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना था, फिर दोस्तों उत्तर मतलब उत्तराखंड बना था, फिर झार मतलब दोस्तों झारखंड बना था। सर आप ना खाली ये बता दीजिए कब बना था तो हम जान जाएं। क्या जान जाओगे मेरे बारे में, नहीं जाने अभी तक, आ जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों यह 1 नवंबर को बना था, यह दोस्तों 9 नवंबर को बना था, यह दोस्तों 15 नवंबर को बना था। सर आपने सन नहीं बताया, सब के सब सन 2000 में बने थे। ठीक है, ठीक है, सब सन 2000 में बने थे, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। करा यहां से कौन सी रेखा गुजरती है, तो गुजरती दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है दोस्तों, तो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को कर्क। सर ये नहीं समझ में आता ये 23.5 क्यों है, सर 24 हो गया होता, 25 हो गया होता, 22 हो गया होता। देख भाई, कल्पनाओं का अंत नहीं है, अंड बंड सवाल करोगे, हालांकि आपके मन में कोई भी सवाल पैदा होगा मैं उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन कल्पनाओं का अंत नहीं है, इसलिए फालतू का अपना दिमाग मत चलाया करो। आज चला लिए, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, दोबारा इस तरह के फालतू सवाल मत सोचना। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था सर ये 23.5 पे क्यों, 23 हो गया होता सर, बराबर हो जाता तराजू की तरह। ठीक है सर, 1.5 किलो आलू से अच्छा 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, ये 20 का सर दे दिया। ठीक है, 23 कर देता, 25 कर देता, कारण है। देखिए जिस तरह से उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मुद्दा वो भी 23.5 पे, हाँ वो भी 23.5 पे, सर उसको भी 24-25 कर लेते हैं, हाँ कर सकते थे, लेकिन एक कारण है। वो कारण ये है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो भी 23.5 डिग्री के अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है। आप खड़ी ऐसे पृथ्वी कभी खड़े ग्लोब देखे होंगे ना, ग्लोब में हमेशा ग्लोब ऐसे होता है, झुका होता थोड़ा सा, और पृथ्वी रोटेट करती है। सच में पृथ्वी ऐसी है, थोड़ा सा अपने अक्ष से झुकी है। कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। अच्छा सर वो झुकी इसीलिए इसको भी झुका दिए, नहीं झुकाए नहीं, एक कारण और भी है। जो सूर्य है वो इस पृथ्वी के सेंटर में रहता तो है, लेकिन दोस्तों पृथ्वी क्या करती है, उत्तरायण दक्षिणायन होती है। ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, ऐसे घूमती रहती है, तो इसकी वजह से हमें महसूस होता है कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, जबकि सूर्य स्थिर है। लेकिन हमें महसूस होता है कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है। कैसे महसूस होता है कि सूरज पूरब से उग रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पृथ्वी घूम रही है, सूरज जहां है वहीं स्थिर है, वो नहीं घूम रहा है। ठीक है, लेकिन हमें महसूस होता है। तो सूरज का जो उत्तरायण दक्षिणायन होना है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या है दोस्तों, सूरज अधिकतम 23.5 डिग्री तक ही दोस्तों उत्तरी अक्षांश तक जाता है, उसके बाद दोस्तों वहीं से नीचे आने लगता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। अगर उसके ऊपर जाता ना तो यूरोप में बर्फबारी नहीं होती, वो ठंडे प्रदेश नहीं होते, उत्तरी ध्रुव पे बर्फ नहीं होता, दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ नहीं होता, सूरज वहां पहुंचता उसको गला देता, क्या दिक्कत थी। लेकिन यही कारण है दोस्तों कि जब सूरज उत्तरायण दक्षिणायन हो ही नहीं पाता, उसका प्रकाश लंबवत नहीं पड़ पाता। प्रकाश पड़ता है लेकिन प्रकाश लंबवत सीधा नहीं पड़ता है, ठीक है, तिरछा पड़ता है। तिरछा प्रकाश दोस्तों थोड़ा सा कम जो है उसमें भेजता है, इस वजह से दोस्तों इफेक्ट पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी, अब दोबारा इस तरह के फालतू सवाल पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। कर भारत में कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है दोस्तों, एकदम कर्क रेखा पर स्थित शहर पूछ लेता दोस्तों तो याद रखेगा जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में दोस्तों भेड़ा घाट का नाम सुना, बहुत बेहतरीन है, धुआंधार जलप्रपात, और वहाँ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है जबलपुर, लिख दो नहीं तो क्या पता बच्चे गए भी नहीं होंगे तो सोचेंगे ये कहाँ पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो भी आई थिंक जबलपुर है ना जबलपुर, बताइए, तो मास्टर तो यही पढ़े हैं। ठीक है, एक बार आप भी देख लीजिएगा। कर भारत का मानक समय किस देशांतर को माना गया है। ठीक है, मानक समय मतलब देखिए हर देश ने क्या किया है, अपना एक मानक समय निर्धारित किया है। जो भारत दोस्तों इस तरह से था, ठीक है, भारत के बीचों बीच से ये यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी यही बराबर हो जाती। बीचों बीच से दोस्तों एक लाइन खींचा गया, ये लाइन है दोस्तों 82.5 डिग्री।
ठीक है, यानी 82 डिग्री 50 मिनट, ठीक है, 82.5 डिग्री कहते हैं, यही भारत की देशांतर रेखा है। ये भारत को बीचों बीच से बांटती है, 2 भागों में बांटती है, कुल 5 राज्यों से दोस्तों गुजरती है रेखा, ठीक है, 5 राज्यों से रेखा गुजरती है। और इसी को दोस्तों ये जो 82.5 डिग्री वाली रेखा है दोस्तों, उत्तरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि खड़ी खड़ी है ना तो अक्षांश नहीं, ये क्या है दोस्तों, यह पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों। इसी के आधार पर दोस्तों समय डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? समय। आप एक बार वीडियो सर्च कीजिए, मैंने इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 82.5 में दोस्तों एक चीज और गड़बड़ कर लीजिएगा, देखिए मिनट जो होता है ना वो 60 मिनट का होता है, तो 82.5 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आप जो है 82 डिग्री 30 मिनट कीजिए, ठीक है, ये 82 डिग्री 30 मिनट कीजिए, क्योंकि अधिकतम 60 तक ही जाएगा ना, तो इस 30 पे कीजिएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये मत कीजिएगा, क्योंकि जो 23.5 डिग्री वाली रेखा है दोस्तों, वो 23 सही 1/2 आप लिखिए, इस तरह मत लिखिए, इसे क्या लिखिए, इसे लिखिए 23 सही 1/2, ठीक है, ये लिखेंगे दोस्तों, ये इस तरह से दोस्तों मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है, इसको हटाइए, यहाँ लिखिए 82.5 डिग्री, आप ऐसे लिखिए, परीक्षा में जब भी देगा दोस्तों ऐसे ही देगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती दोस्तों नैनी से, ये गुजरती दोस्तों नैनी के पहले जंगीगंज एक जगह, जंगीगंज, ठीक है, ये गुजरती जंगीगंज से, ठीक है, और यहीं से दोस्तों आगे बढ़ जाती है, फिर सीधे चली जाएगी दोस्तों अलग राज्य में, मध्य प्रदेश में चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, भारत का समय ग्रीनविच समय से लगभग कितना आगे है, तो दोस्तों ये आगे है 5.5 घंटा। कितना आगे दोस्तों, यह 5.5 घंटा आगे है। मैं चाहूं तो इसको अभी साबित कर सकता हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप समय देंगे तो चलिए आइए मैं साबित कर ही देता हूं, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक ये कहता है दोस्तों, जो पूरी पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन जो दोस्तों, इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। अब जो भारत है दोस्तों, वो कहीं यहाँ पर स्थित है, ठीक है, यहाँ स्थित है। ये है दोस्तों 82.5 डिग्री वाली लाइन, ठीक है, 82.5 डिग्री लाइन, ठीक है। अब होता क्या, आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है ये एक पूरे दिन में 360 डिग्री घूम जाती है। अब पूरे दिन में घूमती मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 से भाग दे देंगे, 24 से जब भाग देंगे 360 में, तो कुछ न कुछ यहाँ डेटा निकल कर आएगा। जो डेटा निकल कर आएगा दोस्तों, उसी डेटा का क्या कर लेंगे, आप चेक करेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जब आप चेक करेंगे तब दोस्तों आपको गुणा करना पड़ेगा उसी 82.5 से, ठीक है, 82.5 से। जब आप जो अमाउंट आएगा, जब आप उसका गुणा करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा दोस्तों 330 मिनट, ठीक है। अब हमसे गुणा भाग ना कराओ, ठीक है, 330 मिनट। 330 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट। क्या आएगा दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट। ये जवाब आएगा, वही 5.5 घंटा में लिखा हूं, क्योंकि यह 0 डिग्री से आगे है इसीलिए प्लस लगाया गया है, अगर पीछे रहता तो माइनस लगाया जाता, ठीक है। ये पूरा का पूरा कारण बनता है, तो 5.5 घंटा आगे है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, इसी के साथ खत्म नहीं हुआ क्लास, अभी आधा क्लास हुआ, इंटरवल का टाइम है, प्रचार है, ठीक है, सुनो ध्यान से। इसके पहले दोस्तों प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और पॉलिटी, विश्व भूगोल सब पढ़ा दिया गया, ठीक है। 330 लेक्चर, पूरा 100 लेक्चर दोस्तों मैंने यहाँ पे दिया। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 150 लेक्चर में केवल इतिहास पढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद 80 लेक्चर में दोस्तों, 80 लेक्चर में आपको संविधान पढ़ाया गया, और 100 लेक्चर में 330 यहाँ लिखिए, 100 लेक्चर में क्या चला दोस्तों, 100 लेक्चर पूरे लगे ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी समाप्त करने में, ठीक है। 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हुआ। अब इंडियन ज्योग्राफी का नंबर लगा है, देखते हैं कहां तक बातें चलती है, ठीक है। कुछ किताबें स्टडी 91 के पोर्टल से लॉन्च की गई, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। सवाल देना दोस्तों कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर दोस्तों गुजरती है, ये बताना आपको, ठीक है। किन राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, तो याद रखेंगे कुल 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती दोस्तों, यह 5 राज्य से गुजरती है। कभी कभी दोस्तों सवाल पूछ देता है कि कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखेगा सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश याद रखेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों आगे आती है दोस्तों मध्य प्रदेश में चली जाती है। मध्य प्रदेश से ही दोस्तों अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी चली जाती। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा नीचे दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ को भी टच करती है। उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये उड़ीसा चली जाती है। आप सोचेंगे ये साहब इससे उत्तर प्रदेश से अगर हम दक्षिण जाए तो उड़ीसा चले जाएंगे, ये कैसे संभव है? आप मैप खोलिए, फिर संभव की बात, क्योंकि भारत जो नीचे से दोस्तों इस तरह का मैप बन गया ना, इस तरह से ये जो दो इस तरह से बना है, देखिए ये तो गुजरात है, इस तरह से जो ये बना है ना, यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश और इधर आएंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाता है, आपको उड़ीसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो अभी आप उड़ीसा सोच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से एकदम सीधा जाएंगे तो एमपी छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए आप दोस्तों आंध्रा तक चले जाएंगे।
आंध्र प्रदेश तक भैया, क्या बात कर दी है सर, हाँ सर यही बात है सर, तभी कहता हूं सर अच्छे से पढ़ो, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा, मन लगा के पढ़ोगे समझोगे तब आनंद आएगा। करा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? थोड़ी देर पहले तो बताया था उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, बताया था ना कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू किया था। अच्छा वो वाला नहीं पूछ रहा होगा, 68 वो नहीं पूछ रहा होगा, ये वो पूछ रहा है ना, किलोमीटर में पूछ रहा है, ये विस्तार पूछ दिया ना। जब कभी इस तरह से विस्तार पूछे तो किलोमीटर में पूछना चाहता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है दोस्तों ये कितना किलोमीटर है, तो बताएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3214। जो सबसे उत्तर की बात करें सबसे दक्षिण में, तो सबसे उत्तर में दोस्तों है इंदिरा कौल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंदिरा कौल नाम है। और सबसे दक्षिण में कौन है दोस्तों? तो सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। वहां मत चले जाएगा, इंदिरा पॉइंट मत जाएगा, वहां गाड़ी लेकर कहां जाएंगे, वो तो दूसरे द्वीप पर है ना। ये दोस्तों एकदम एक सीधा बता रहा है, ठीक है, तो आप याद रखेगा 3214 किलोमीटर ये दोस्तों दूरी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी है, ठीक है। अगला दे रहा है कि भारत का पूरब से पश्चिम तक का दोस्तों विस्तार कितना, ये बताइए। ये ज्यादा है, ठीक है, पूरब से पश्चिम मतलब सीधा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाने की बात कर रहा है। लग रहा होगा ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा कम है, यह है दोस्तों 2933 किलोमीटर, ठीक है। और अच्छा एक चीज मैं यहां लिखना भूल गया, ये वाला जो हिस्सा दोस्तों ये तो आपको लद्दाख में मिलेगा, लद्दाख में, और ये वाला हिस्सा दोस्तों आपको तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। उसी तरह से अगर आप पूरब पश्चिम की बात करेंगे, ठीक है, इधर पश्चिम कर लीजिए, पश्चिम में दोस्तों क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। और गुजरात में वह स्थान कौन सा है जहां से गुजरा है? तो इसका नाम है दोस्तों गुहार मोता। अंतिम पॉइंट है दोस्तों गुहार मोता, ठीक है, गुहार मोता। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, अरुणाचल जो है इसमें कौन सा पॉइंट आता है? तो यहां पर है दोस्तों किबिथू गांव है। कौन सा है? कीबीथू, ये आप याद रखेंगे। कुल 2933 किलोमीटर का दोस्तों विस्तार है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एकदम क्रीम सवाल दे रहा हूं, बार बार परीक्षा में यहां से सवाल बनते हैं। करा विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है, ठीक है। एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि चाहे भारत हो, भारत को ही हम क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। और भारत का ही पुराना नाम क्या था दोस्तों? हिंदुस्तान था। क्या था दोस्तों? हिंदुस्तान था, ठीक है, हिंदुस्तान था। इसी से दोस्तों एक शब्द निकलता है हिंद। क्या शब्द निकलता है? हिंद। और हिंद से दोस्तों आपने नाम सुना होगा हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो आप कह सकते हैं भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी समुद्र का नाम पड़ा है, क्योंकि हिंद भी तो हमारा ही था, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ये आ जाता है जवाब आपका। करा किस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? हिंद महासागर बताएगा, हिंद महासागर। अच्छा अगर सवाल पूछे दोस्तों सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर तो बताएगा दोस्तों प्रशांत महासागर है। कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, ठीक है। ये जो है दोस्तों सबसे बड़ा भी है और सबसे ज्यादा गहरा भी है, ठीक है, बड़ा भी है और गहरा भी है, दोनों याद रखेंगे। एक सवाल और मन में आ रहा होगा, सर लगे हाथ ना सबसे छोटा भी बता दीजिए, सबसे छोटा महासागर, ठीक है। तो सबसे छोटा है दोस्तों आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो दोस्तों ये आकार में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, उत्तरी ध्रुव साइड में है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत की आकृति कैसी है, ठीक है। भारत की आकृति दोस्तों कैसी है? तो भारत की आकृति पूछे तो कई सारे जवाब हैं। जैसे पहला जवाब है दोस्तों भारत की आकृति जो है ये चतुष्कोणीय है। क्या है? एकदम आप देखते हैं ना ऐसे बनी है, तो क्या है? देखिए ये चतुष्कोणीय आकृति है ना। या फिर कई बच्चे कहते हैं त्रिभुजाकार। अरे भाई कहाँ ऐसे भारत ऐसे त्रिभुजाकार कर दोगे क्या? ये कर्क रेखा के ऊपर का भेद दोगे? हम लोग उत्तर भारतीय भेद किसी दूसरे को दे दोगे क्या? अरे नहीं, उत्तर ऐसा मत बोलना भाई, ठीक है। क्या जवाब होगा दोस्तों? चतुष्कोणीय, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। या दोस्तों भारत क्या, मैंने आपको क्या सिखाया? भारत क्या एक प्रायद्वीप है क्योंकि 3 तरफ से घिरा है। या भारत को हम क्या कर सकते हैं? उप महाद्वीप भी कह सकते हैं। तो ये भी जवाब आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत की उत्तरी सीमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो स्थित है दोस्तों लद्दाख में। कहां पर स्थित है? ये लद्दाख। अच्छा लद्दाख की स्थापना दोस्तों कब हो? कोई बच्चा बता सकता है? सर आप ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, लेके जा रहे हैं पॉलिटी संविधान में कि लद्दाख कब बना। सर क्या करें, जानना पड़ेगा भाई। अंतिम में दोस्तों जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था इसे 2 भागों में बांट दिया गया ना, बांटा गया तो बताना पड़ेगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर लद्दाख जम्मू कश्मीर बना। ये बना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर को दोस्तों भारत में क्या मनाया जाता है? एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। किस कारण मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। किसकी जयंती है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सर किसी और की जयंती पर मना लेते, इन्हीं की जयंती पर क्यों? इसलिए क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद दोस्तों जो अलग अलग प्रांत थे, उन 500 से ज़्यादा प्रांत थे, उनका एकीकरण दोस्तों किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसीलिए दोस्तों एकता दिवस इनके नाम पर मनाते हैं, ठीक है। तभी तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। क्या बना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। भूल गए? दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा जो है दोस्तों किसी की, वो किसकी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये वल्लभ भाई पटेल जी की तो है। कहां पर बनी है? ये बनी है केवड़िया में। कहां बनी है? केवड़िया एक जगह दोस्तों गुजरात में, ये वहीं बनी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। करा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? अभी तो सर आपने खाली ये बताया कि ये उत्तरी बिंदु है कहां पर? ये लद्दाख में है। सर आपने इतना ही बताया, लेकिन इसका नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कॉल नाम है, ये आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, ठीक है। इसी तरह पूछता है दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, ठीक है। कहता भारत के दक्षिणी सीमा ये दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों अब यहां दो बातें याद रखेगा, ठीक है। अगर द्वीप वाली बताएंगे बात, तब तो बताना पड़ेगा दोस्तों कि द्वीप जो है दोस्तों ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में दोस्तों स्थित है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में जो पॉइंट है दोस्तों उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मामला मुख्य भूमि का हो गया, ठीक है, मुख्य भूमि का आ गया, तो मुख्य भूमि के लिए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? तब आप बताएगा दोस्तों कन्याकुमारी। आखिरी पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी में दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल का नाम सुना होगा। किसका नाम? विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ठीक है। रॉक मेमोरियल का नाम आपने सुना होगा। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आइए। करा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों कौन सा है? सबसे दक्षिण में बिंदु कौन सा है दोस्तों? अभी तो बताया यार, ठीक है। कि आप चाहे यहां पर अगर मुख्य भूमि की बात कीजिए तो क्या करेंगे दोस्तों? कन्याकुमारी करिएगा। कब? जब आपसे मुख्य भूमि पूछे तब। और जब तक नहीं लिखा रहा है, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट जवाब होगा, पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जवाब होगा, याद रखेंगे। इसी इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? कई सारे इसके नाम है। इसे ला हिचिंग भी बोलते हैं, इसे ला हिचिंग भी बोलते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसे पार्सन पॉइंट बोलते हैं। सब कई सारे नाम है, ठीक है। तो क्यों ये इंदिरा पॉइंट इनके क्यों पड़ा इसका नाम दोस्तों? उसका कारण ये था कि नाम इसलिए पड़ा कि पहली बार दोस्तों जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो यहां दौरे पर गई हुई थी, ठीक है। इस वजह से इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। एक चीज और बता दूं दोस्तों, जिस समय सुनामी आया था जापान में, उस सुनामी के दौरान दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए डूब भी गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखें, ये थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए लोग नहीं बताते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का अक्षांश कितना है, ठीक है। तो हम दोस्तों अगर मुद्दा इंदिरा पॉइंट का हो, मुद्दा अगर किसका हो दोस्तों? इंदिरा पॉइंट का, और ये पूछे कि इंदिरा पॉइंट का जो आंकड़ा वो क्या दोस्तों? तो 6 डिग्री 4 मिनट आप याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे? 6 डिग्री 4 मिनट। और ज्यादा पूछेगा तो बताएगा दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट 38 सेकेंड। और बताइए कितना डीप में जाना चाहेंगे? जितना अंदर जा सकते हैं उतना अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, बस आप ध्यान दो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला सवाल है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से दोस्तों कितनी दूर है? भूमध्य रेखा दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 0 डिग्री लाइन को ही क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, कुछ अलग नहीं है। कह रहा है कि ये जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट मतलब कहां पर? ये जो आपका अंडमान निकोबार वाला है, ठीक है। अंडमान निकोबार वाला जो अंतिम पॉइंट है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा से कितना दूर है? लोगों को लगेगा 100, 200, 500, नहीं दोस्तों, ये 876 किलोमीटर दूर है। कितना दोस्तों? 876 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है भाई। इससे ज्यादा नजदीक तो इंडोनेशिया पड़ जाता है। हाँ, इंडोनेशिया दोस्तों 200 किलोमीटर से कम दूरी पर है। अगर अंडमान निकोबार की बात कीजिए तो वहां से इंडोनेशिया बहुत नजदीक है, मतलब 200 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों कौन सा है? बार बार अच्छा मुख्य भूमि का पूछा तो क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताइएगा कन्याकुमारी है, ठीक है। और कन्याकुमारी के अंतर्गत दोस्तों मैंने आपको रॉक मेमोरियल भी बता दिया, वो भी याद रखेंगे। चलिए इसी तरह से दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी जो सीमा है दोस्तों वो कौन सी, वो बता दीजिए, ठीक है। तो पूर्वी सीमा दोस्तों कहां स्थित है? यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? यह पूर्वी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर स्थित दोस्तों? तो एक जगह है दोस्तों कीबीथू। कहां पर स्थित है? यह कीबीथू में स्थित है।
एक आप कहिए तो मैं इस तरह से बना के दिखा दूं। ये हमने पढ़ा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, क्या पढ़ा, इंदिरा कॉल पढ़ा, क्या पढ़ा, इंदिरा कॉल पढ़ा। यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ इंदिरा पॉइंट पढ़ा, इंदिरा पॉइंट पढ़ा, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ दोस्तों कीबीथू पढ़ा, कीबीथू पढ़ा। और यहाँ क्या पढ़ा, यहाँ गुहार मोता पढ़ा, ठीक है। ये बार बार दोस्तों यही 4 पॉइंट पूछा जाता है, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, यही सब सवाल दोस्तों आपसे पूछा जाता है। और इसी के साथ ये सेशन ही समाप्त होता है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पर दोस्तों चर्चाएं होती हैं, बहुत मजा आएगा। बस आप ज्योग्राफी की सीरीज से जुड़िए और जितने मेहनत शिद्दत से आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही 330 क्लास आपको दिया गया है। अब इतना कुछ फ्री में पाने के बाद भी अगर आपकी तैयारी अधूरी है, कमजोर है, तो क्या मतलब, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा बेहतर क्या दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे इस वीडियोज का जो सीरीज चल रहा है, इस पर उतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन मुझे पता है कि आज नहीं कल आप सभी इसे पसंद करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये हमारे ई बुक्स हैं, जो ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, हम इन्हें परचेज कर सकते हैं। और बाकी इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, स्टडी 91 के वेबसाइट पर या एप्लीकेशन में विजिट कीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।